Okay, ladies and gentlemen, today we are going to discuss Indus Water Treaty. And as you all know कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो डिबेट ऑफ द टाउन भी है और 2027 के लिए सीएसएस के लिए और जो अभी आने वाले सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है या केपी का जैसे पेपर्स आ रहे हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। बेशक वो एसए है या फिर आपका करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर्स है। आज का लेक्चर हम थोड़ा सा डिटेल में डिग डाउन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको यहाँ पर ही ये याद भी हो जाए। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में एनी ऑफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट कि आपने कभी सुना हो इसके बारे में या इसके बारे में कुछ नॉलेज हो आपको, क्योंकि हम बचपन में ये मुआहिदा तो सुनते आए हैं, सेंतास मुआहिदा तो सब ने सुना हुआ है। था क्या ये आपकी नॉलेज में, ये क्या है बेसिकली? मैंने कुछ लोगों से पूछा कि आपके ज़हन में क्या, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि 1960। तो आप बताएं ना ये क्या था। ओके, बिल्कुल जी, जो आप लोग ये बता रहे हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया एंड दिस एंड दैट, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बेटा, आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक पॉलिटिकल, या आप उसको ज़्यादा अगर स्ट्रो पॉलिटिकल भी कह लें, तो एक डिवाइड एग्जिस्ट करता है, एक रिफ्ट एग्जिस्ट करता है, एक ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट करता है। सो 1947 के अंदर जब पार्टीशन की गई थी ब्रिटिश इंडिया की, तो वो जो डिवीजन हुई उसके नतीजे में पाकिस्तान एक लोअर राइपेरियन स्टेट हो गया। लोअर राइपेरियन से मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक स्टेट है, उधर पानी पहले फ्लो करता है, मैं आपको आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, और उसके बाद वो सेकंड कंट्री की तरफ जाता है, तो दैट मींस जिस कंट्री में वो पहले फ्लो करता है, या फ्रॉम कंट्री टू वर्ड्स कंट्री जो जा रहा है, तो फ्रॉम वाली जो कंट्री होगी वो हमेशा अपर राइपेरियन होगी और टूवर्ड्स वाली कंट्री हमेशा लोअर राइपेरियन होगी। सो द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया ने पाकिस्तान को लोअर राइपेरियन बना दिया और इंडिया को अपर राइपेरियन बना दिया। अब ये जो बाउंड्रीज थी, इसका हुआ यूं कि अब आपका जो फ्लो है वो एक तरफ से आ रहा है, यानी कि कनाल्स जो हैं वो एक कंट्री में चली गई, हेडवर्क्स दूसरे कंट्री में चले गए। सो आसान इसको समझने की जरूरत इस तरह से है कि पानी इंडिया से फ्लो करके पाकिस्तान में आता था, अब वो डिवीजन हो गई। डिवीजन हुई कि ब्रिटिश इंडिया में तो वो एक ही पार्ट था, यानी अगर इंडिया और पाकिस्तान को एक ही पार्ट बना दिया जाए, तो जहाँ से फ्लो हो रहा है वो भी एक ही पोर्शन है, जिस तरफ फ्लो हो रहा है वो भी एक ही पोर्शन है। बट आफ्टर रेड क्लिफ कमीशन और ये जो बाउंड्रीज ड्रॉ की गई, सो देन एक इशू अराइज हुआ। इसका रिफ्लेक्शन जो आई वो 1948 के क्राइसिस में आई, जब जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था वो एक्सपायर हो गया। इंडिया ने वाटर सप्लाईज काट दी, और कहीं ना कहीं उसको आज भी जिसको आप अभी भी सुनते हैं ना कि वाटर या हाइड्रो वॉर जोन, वो वाला मामला था। सो हुआ कि वेपनाइजेशन ऑफ वाटर की गई फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1948। खैर, उसके बाद एक फॉर्मर हेड थे यूएस के, जो तनीज वैली उनकी अथॉरिटी है, उन्होंने प्रपोज किया कि इंडस बेसिन को अब बेहतर हम एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट बना लेते हैं और इसको जो है हम डीटैच कर देते हैं फ्रॉम द पॉलिटिकल रैंकर। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया और एक फाइनेंशियल ग्रंटर के तौर पर वो सामने आया और एक ट्रीटी साइन की गई ऑन 19th ऑफ सितंबर 1960 कराची के अंदर, जो बिटवीन प्राइम मिनिस्टर, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान साहब के दरमियान। और इस ट्रीटी के मेन एनालिसिस क्या थे? अगर आप इसकी मेन की पॉइंट्स को देखें, तो
उनकी पॉइंट्स की तरफ पहले चलते हैं और फिर मैं वापस आके एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मैं पहले चाहता हूँ कि मैं आपको वन बाय वन आर्टिकल वाइज उसको एक्सप्लेन करूँ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अगर आप समरी ऑफ आर्टिकल्स को देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी ट्रीटी को समझने के लिए जब तक आप उनके आर्टिकल्स को नहीं समझते तब तक आप ट्रीटी को नहीं समझ सकते। आर्टिकल 2 और 3 जो था वो रिवर की डिवीजन करता है, यानी कि एलोकेट करता है एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ईस्टर्न रिवर्स टू इंडिया और वेस्टर्न रिवर्स टू पाकिस्तान। जो आर्टिकल 2 और 3 है वो क्लियरली बताता है। अगर आप ईस्टर्न रिवर्स की बात करें तो ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर आपका सतलज आता है, ब्यास आता है और रावी आता है। और वेस्टर्न रिवर्स की बात करें तो वहां पर आपका इंडस आता है, जेलम आता है और चिनाब आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ईस्टर्न रिवर्स यानी आपके पास जो सतलज, ब्यास और रावी है वो सारे के सारे उसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट्स किसके हुए? इंडिया के। और जो आपके पास वेस्टर्न रिवर्स हैं जिसमें आपका इंडस, झेलम और चिनाब आता है, वो तमाम के तमाम एक्सक्लूसिव राइट्स आपके किसके हो गए? पाकिस्तान के। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि वो इंडिया को ये ऑब्लिगेट करता है कि जितना भी पानी होगा वेस्टर्न रिवर्स में, यानी कि आपके जो, जहां पर पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव राइट है, वो फ्लो करेगा डाउन स्ट्रीम विदाउट मैन मेड ऑब्स्ट्रक्शंस। मैन मेड ऑब्स्ट्रक्शंस में डैम्स आते हैं, आप उसकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, आप किसी किस्म की डाइवर्जन करते हैं पानी की, ये तमाम की तमाम ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं। इसी के साथ दो एनेक्सेस यूज किए गए, यानी कि जो एक्सेप्शंस दी गई थी इंडिया को, वो क्या थी? फॉर एग्जांपल इन दो चीज़ों के ऊपर जो इंडिया को ग्रांट की गई एक्सेप्शंस, वो क्या हैं? इंडिया को लिमिटेड राइट्स दिए गए कि वो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है पानी उनकी तरफ से, कि वो वेस्टर्न रिवर्स से स्पेसिफिक वाटर विड्रॉल लिमिट्स के तहत पानी निकाल सकते हैं फॉर द इरिगेशन पर्पसेस। लेकिन उसकी कैप्ड जो है वो उसमें है कि इस इतने एकड़्स वो सिर्फ इसके थ्रू जो है वो इरिगेट कर सकते हैं। दूसरा, इंडिया को वो परमिट किया गया कि वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट्स। अब ये आपको समझने की जरूरत है कि रन ऑफ द रिवर जो पावर प्लांट्स हैं वो कैसे डिफरेंट हैं डैम से। कौन बताएगा? जी बेटा, कौन बताएगा कि रन ऑफ द रिवर जो पावर प्लांट्स हैं वो नॉर्मल जो डैम्स हैं उनसे कैसे डिफरेंट है? मुझे बताएं, बिजली कैसे बनती है? फ्लो से। और डैम्स में क्या होता है? बेसिकली फर्क ये है कि आपके पास जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स है ना, ये होते तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम्स ही हैं, लेकिन ये हायर से जब लोअर की तरफ आते हैं ना तो ये बेसिकली हार्नेस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू विदाउट बेसिकली स्टोरिंग द वाटर। और ये कंप्लीटली आपकी नीड को एलिमिनेट कर देते हैं कि आप कोई लार्जर रेजरवायर बनाओ जैसे हम लोग ट्रेडिशनल डैम्स के अंदर बनाते हैं। सो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो, मतलब शायद आई थिंक 90% ऑफ द जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं। सो डैम्स बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। सो इससे क्या है कि उनके पास लिमिटेड राइट है कि ऐसा कोई वो बना सकते हैं, बट वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो किसी किस्म की जो है वो स्टोरेज करें। चलते पानी का वो एनर्जी इस्तेमाल कर लें तो इस्तेमाल कर लें, देसी तरीके में आपको मैं समझा देता हूँ। लेकिन उसके लिए भी रिजिड डिज़ाइन सिस्टम्स दिए गए कि वो क्या करेंगे, इनटेक गेट्स कैसे होंगे, सिल्ट क्लियरेंस कैसे करेंगे, डाउन स्ट्रीम फ्लो मैनिपुलेशन को जो है मैनिपुलेट करने को कैसे रोकेंगे। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें थी। इसमें फिर आर्टिकल जो 8 है वो परमानेंट इंडस कमीशन बनाता है। ये परमानेंट बायलेटरल एक इंस्टीट्यूशन बॉडी बनाता है जिसमें दो कमिश्नर्स होते हैं जो कि एक साल दोनों साइडों से एक साल वो मिलते हैं।
और एक जॉइंट फील्ड इंस्पेक्शन टूर्स भी करते हैं कि किसी किस्म की कोई वायलेशन तो नहीं हो रही। और आर्टिकल जो आपके पास 12 था, ये डिक्लेयर करता है कि ये ट्रीटी है फॉर द इनडेफिनेट ड्यूरेशन, यानी ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ये एक्सप्लिसिटली स्टेट करती है कि सिर्फ और सिर्फ मॉडिफाई और टर्मिनेट हो सकती है विया म्यूचुअल रेटिफाइड ट्रीटी बिटवीन बोथ गवर्नमेंट्स, यानी ये यूनिलेटरल वे के अंदर कभी भी ख़त्म नहीं की जा सकती। सो दिस वाज द समरी ऑफ द की प्रोविजंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ये जहन में रखें। इन्हीं आर्टिकल्स को यूज़ करते हुए लेटर ऑन आप एनालिसिस भी ड्रॉ कर सकते हैं। मेरा बेटा, अब थोड़ा सा इस वापस आ जाते हैं, तो हमारे इन तमाम डिस्कशन से हमें क्या समझ आया? हमें ये समझ आया कि भाईजान बात ये है कि ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास, सतलज इंडिया में, इंडिया को दे दिए गए, पाकिस्तान को मिला इंडस, झेलम और चिनाब। अब जरा आप समझिएगा कि ये तमाम के तमाम रिवर्स इंडिया से आ रहे हैं, यानी कि आपके पास सबसे पहले हम इंडस को देखते हैं। अब ये देखें कि इंडस जो है वो कहाँ से एंटर हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, यहाँ से। सो कहीं ना कहीं आपको अपर राइपेरियन यहाँ पर भी इंडिया आपको मिलता है, ठीक है। जेलम की बात करें तो जेलम भी आपको अपर राइपेरियन यहाँ से मिलता है, ठीक है। चिनाब में भी अपर राइपेरियन आपको मिलता है, ठीक है। सो इसका क्या मतलब हुआ कि रावी, ब्यास और सतलज के ऊपर वो कोई ना कोई अपनी चीज़ें कर सकते हैं। जो बचा हुआ पानी होगा वो पाकिस्तान यूज़ कर ले, नहीं करना चाहता तो बिल्कुल ही बंद कर दें तो मसला नहीं है। लेकिन किसी किस्म की चिनाब, झेलम और इंडस पर वो किसी किस्म की कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकते, एक्सेप्ट टू वन, इरिगेशन, सेकंड, जो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, जिसको हमने रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट्स देखा। अब इसमें ना कुछ हिस्टोरिक फॉल्ट लाइंस थी और कुछ डिस्प्यूट्स थे जो कि आज भी एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ हमने सेटल भी कर लिए, लेकिन वो कंप्लीटली सेटल नहीं हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास ये एक डिबेट है ना रन ऑफ द रिवर की, प्रोजेक्ट्स की वेस्टर्न रिवर्स पे, वो हमेशा रही है। इंडिया ने कंस्ट्रक्ट करना शुरू किए रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर, जो पाकिस्तान की बेसिकली थी। आप बना सकते थे, बट मैंने आपको बताया कि उसकी एक स्पेसिफिकेशन है कि आप उस तरह से बना सकते। सबसे पहले सलाल डैम उन्होंने बनाया चिनाब पे। ये इशू सेटल हुआ 1978 के अंदर, जब पाक इंडिया ने मॉडिफाई किया डिज़ाइन टू एड्रेस पाकिस्तान सिल्टेशन एंड फ्लो मैनिपुलेशन कंसर्न्स, कि ये यार ये फ्लो मैनिपुलेट करते हैं, सिल्टेशन हो जाती है जिसकी वजह से प्रॉपरली फ्लो नहीं आ पा रहा। सो इन्होंने ये जो सलाल डैम था इसकी इन्होंने मॉडिफिकेशन की अकॉर्डिंग टू द की ट्रीटी। सो पहले उन्होंने बनाया, उसके बाद कमिश्नर्स का विजिट हुआ, यहाँ आपस में मसाइल सेटल हुए, तो उसके बाद ये मसला हल हुआ। फिर एक उन्होंने जो जेलम के बरवुलर बराज बना लिया था, या तुलबुल, वो नेविगेशन प्रोजेक्ट उसको कहते हैं, वो भी रोका गया बाय पाकिस्तान ऑब्जेक्शन, कि इंडिया जो है कहीं ना कहीं ट्राई कर रहा था टू कंट्रोल द नेविगेशन और डाउन स्ट्रीम फ्लोज जेलम के ऊपर, अगेन अ वेस्टर्न रिवर। फिर बगलियार डैम एक बनाया गया चिनाब के ऊपर, वो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास गया 2005 में। उसके बाद एक्सपर्ट ने वो डैम तो अलाउ कर दिया, लेकिन फोर्स किया इंडिया को कि उसकी हाइट को कम करे टू 1.5 मीटर, और जो पॉन्डेज कैपेसिटी है उसको वो कम करे। अगेन दैट वाज अ वायलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, लेकिन लेटर ऑन उसके अंदर भी मॉडिफिकेशन की गई। फिर जो किशन गंगा इनका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, नीलम जेलम वाला, उसमें तो हम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाना पड़ा हमें, तब जाके वो मसाइल हल हुआ। एडजुडिकेट हुआ 2003 में, जिसमें इंटर ट्रिब्यूटरी डाइवर्जन को तो परमिट किया गया, लेकिन मैंडेट किया गया इंडिया को कि वो मिनिमम एनवायरमेंटल फ्लो इनटू पाकिस्तान को मेंटेन करें। अगेन यहाँ पर आपको नजर आता है कि सिंस डे वन, जब से ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, बिफोर दैट और आफ्टर दैट एज वेल, कहीं ना कहीं देर वॉज अ टेंडेंसी और इंटेंशन और सम इवन एक्शंस बाय द इंडिया, जिससे ये रिफ्लेक्शन आती रही कि भाईजान वो कहीं ना कहीं इन प्रोविजंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करते रहे। अभी क्या मसला है? अभी ताज़ा ताज़ा क्या मामला हुआ? तो ये पैराडाइम शिफ्ट आया ना, मसला जो है वो, उसका मेजर जो कैटलिस्ट कहा जाता है, वो एक मिलिटेंट अटैक हुआ पहलगाम के अंदर 2025 के अंदर। और
न्यू दिल्ली ने क्या किया, उन्होंने वाटर डिप्लोमेसी को डायरेक्टली स्टेट सिक्योरिटी के साथ लिंक कर दिया। पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद आपको पता है जो मामलात चले, उसके बाद बनियानुल मरसूस हुआ, सारी आपको स्टोरी उसमें पता है। उसके बाद लेटर ऑन जब उनको कुछ और नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करते हैं। तो क्या किया उन्होंने, यूनिलेटरल बयान स्ट्रैटेजी ली और इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि ट्रीटी वुड बी हेल्ड इन अबेंस अंटिल पाकिस्तान जो है वो क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी और ये करता कर नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, यानी कि वो जो गलत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं वो लगाकर यूनिलेटरल इस पर्टिकुलर ट्रीटी को ख़त्म कर दिया गया। नाउ माई क्वेश्चन टू यू, कैन इंडिया यूनिलेटरली हेल्ड दिस पर्टिकुलर treaty in abeyance? No. Why? Because it is a clear violation of Article 12 of the treaty. अभी तो हमने पढ़ा, इसी ट्रीटी की आर्टिकल 12 कहता है कि भाईजान आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। उसके बाद पाकिस्तान ने इस मूव को रिजेक्ट किया और इस कोर्ट को वो मैटर ले गए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर, हेग के अंदर। पाकिस्तान ने, द कोर्ट ने रीअफर्म किया कि उसकी जुरिस्डिक्शन है इस चीज़ के अंदर 2025 के अंदर, कि और स्टेट किया कि ट्रीटी कंटेन नो प्रोविजन फॉर यूनिलेटरल सस्पेंशन। इस पे इंडिया ने रिस्पॉन्ड ये किया कि जी कोर्ट इलीगल है और हम बायकॉट करते हैं इस प्रोसीडिंग से। और 2026 का एक अवार्ड हुआ जिसमें कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इशू किया अवार्ड ऑन मैक्सिमम पॉन्डेज ऑन 15 मई को 2026 में, जिसमें उन्होंने रूल किया एक्सेसिव अपस्ट्रीम स्टोरेज डिज़ाइन में। इंडिया ने इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट को भी रिजेक्ट किया और कहा कि जी हम इंस्टीट्यूशनल कॉपरेशन और जो स्टैंडर्ड डाटा शेयरिंग है उसको भी हम ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि वो भी इसी का पार्ट था ना, ये जो कंबाइंड कमीशंस बने हुए थे और वो सारा उसका ये पार्ट थे। उन्होंने कहा जी हम इसको भी ख़त्म करते हैं। बेसिकली इस पर्टिकुलर ट्रीटी के अंदर जो आपके पास डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म्स थे वो 3 टीयर्ड थे। कैसे, अगर मसला आता तो सबसे पहले परमानेंट इंडस कमीशन बना हुआ था, यानी बायलेटरल जो कमिश्नर से वो आपस में मिलते थे और वो माइनर टेक्निकल इश्यूज को, ऑपरेशनल डाटा को हम शेयर करते थे और मसाइल हल कर लेते थे। अगर यहाँ से मसला हल नहीं होता तो फिर लिखा हुआ है कि यार आप न्यूट्रल एक्सपर्ट की तरफ जाएं। वर्ल्ड बैंक एक प्योरली टेक्निकल इंजीनियरिंग जो है वो एग्रीमेंट्स के ऊपर एक एक्सपर्ट करता था, वो जो फैसला कर दे उस बेस पे चलता था। उस पे भी नहीं होता तो फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में मामला लेके जाते थे और एक 7 मेंबर पैनल बैठता है जो एडजुडिकेट करता है लीगल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द ट्रीटी को। अब हुआ क्या, ये तो टोटली खत्म हो गया क्योंकि वो मसला हो गया, न्यूट्रल एक्सपर्ट उन्होंने माना नहीं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का वो वर्डिक्ट मान नहीं रहे। सो अभी तक मामला उसी तरह चल रहा है। अब इंडिया का स्टांस क्या है, पाकिस्तान का स्टांस क्या है, ये बड़ा ज़रूरी है समझना टू अंडरस्टैंड कि मसला कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। इंडियन स्टार इन स्टांस क्या है, वो कहता है कि जी इंडिया मेंटेन करता है कि जो इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क है वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकता जब क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी चल रही हो। और आप ये नहीं कह सकते कि यार एक हम पानी इनको देते रहें और ये हमारा जो है खून बहाते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा जी, वो क्लेम करता है, इंडिया क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने ट्रीटी का जो सिक्वेंशियल डिस्प्यूट मैकेनिज्म है ना वो वायलेट किया है बाय सिमल्टेनियसली डिमांडिंग कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जब इंडिया ने रिक्वेस्ट किया एक न्यूट्रल एक्सपर्ट टू लुक एट दी किशन गंगा और एटल प्रोजेक्ट्स को। अब मामला क्या है कि बेसिकली देर इज़ नो डाउट कि एक 3 टीयर्ड मैकेनिज्म है, यानी कि सबसे पहले आपको भी मैंने बताया कि यार परमानेंट इंडस कमीशन है, न्यूट्रल एक्सपर्ट है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। अब वो इंडिया का ये स्टांस है कि भाई पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान डायरेक्टली चला जाए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ थ्रू अपना कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। वो कहता है जब हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि यार कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट दे दो तब जाके मामला हो। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है, पाकिस्तान न्यूट्रल एक्सपर्ट तब की तरफ तब जाता जब कोई इंजीनियरिंग का इशू होता, डिजाइन का इशू होता। जब लीगल इंटरप्रिटेशन का इशू आएगा तो तब आप डायरेक्टली किधर जाएंगे,
क्योंकि एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट और आपके जो परमानेंट इंडस जो आपके कमीशन हैं वो लीगल इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ही जाना पड़ेगा। जो यूनिलेटरल अबेंस है इस पर्टिकुलर ट्रीटी का, वो मुझे बताएं, क्या वो इंजीनियरिंग फॉर्मूले के अंदर आता है या फिर वो एक लीगल इंटरप्रिटेशन है? फिर उन्होंने कहा जी, इंडिया ने इशू की फॉर्मल नोटिसेस अंडर 12(3) demanding a complete overhaul of treaty. The core agreement relies on structure ground changes, जिसमें पॉपुलेशन बूम्स हैं, क्लीन एनर्जी मैंडेट्स हैं, और उसकी सारी, और उन्होंने कहा जी 1960 का जो टेक्स्ट है वो अब obsolete हो चुका है, तो इसलिए जी अब हम हमें वैसे ही इसको ख़त्म कर देना चाहिए। आपको नज़र आ रहा है कि ये एक ऑफेंसिव स्टांस है। चूंकि वो एक अपर राइपेरियन है तो उस वजह से उन्होंने ये, मज़े की बात यह है कि उन्होंने तीन बड़े आर्ग्यूमेंट्स अपने, या तीन बड़े स्टांस हैं, और तीनों लॉजिकल रिफ्लेक्शन नहीं देते। उसके ऑपोजिट पाकिस्तान का स्टांस प्योरली लीगल और डिप्लोमेटिक और रैशनल बेसिस पर है। पाकिस्तान नंबर वन आर्ग्यू ये करता है कि भाईजान इंटरनेशनल ट्रीटीज जो हैं वो हमेशा परफॉर्म की जानी चाहिए इन द गुड फेथ। आपने पैक्टा सन सर्वेंडा का टर्म सुनी होगी। इंटरनेशनल लॉ चल ही इसी बेस पर रहा है, और उसमें वो ये बिलीव करते हैं, और पाकिस्तान ये स्टांस लेता है कि जी इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर इस तरह का कोई क्लॉज मौजूद नहीं है जिस पर आप यूनिलेटरल सस्पेंशन कर दो, या फिर आप अबेंस में रखो, या आप टर्मिनेट कर दो। तो सीधी सीधी बात है कि होल्डिंग द ट्रीटी इन अबेंस इज क्लियरली इलीगल इन द आइज एंड द मटीरियल डेफिनेटली ब्रीच या वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सेकंड, पाकिस्तान का स्टांस रिगार्डिंग आर्बिट्रेशन ये है कि देखें, जो रिकोर्स है हम डायरेक्टली परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की कह रहे हैं वो हम प्योरली जस्टिफाइड अंडर आर्टिकल 9 है। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंसेस हैं किशन गंगा के और रेटल डैम्स के, वो लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिजाइन लिमिट्स पे भी बात करते हैं। और इसके अलावा जो ये बेंस वाला मामला है ये भी लीगल इंटरप्रिटेशन पे है, तो दिस इज द रीजन वाई कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज द करेक्ट फॉरम। फिर एग्जिस्टेंशियल डिपेंडेंसी है। पाकिस्तान चूंकि लो राइपेरियन है, पाकिस्तान इंडस बेसन के ऊपर, जो कि 90% रिलाई करता है फॉर द इरिगेशन, और ये एग्रीकल्चर पाकिस्तान की 23% ऑफ द नेशनल जीडीपी को इम्पैक्ट करता है। दैट इज द रीजन वाई दे कैन नॉट जस्ट held this particular treaty in abeyance just because by giving an argument कि यार 1960 का obsolete हो चुका हुआ है। तो अगर वो ये कहते हैं कि जो जो अभी मॉडर्न ग्लोबल क्लाइमेट अकॉर्ड्स हैं, या फिर जो क्लीन एनर्जी मैंडेट्स हैं, या जो मॉडर्न टेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स का, तो क्या वो एग्जिस्टेंशियल डिपेंडेंसी की बेस के ऊपर इसको वाटर टेररिज्म नहीं कहता? अगर आप किसी कंट्री की नेशनल फूड और वाटर सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दें, या थ्रेटन कर दें, या इंडेंजर कर दें, तो क्या ये वाटर टेररिज्म नहीं है? क्लियरली है। अब पाकिस्तान के स्टांस को इंटरनेशनल लॉ कैसे फेवर करता? इंटरनेशनल लॉ इसलिए फेवर करता है कि वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज का आर्टिकल 42 और 54 क्लियरली ये बताता है कि कोई भी ट्रीटी यूनिलेटरली खत्म नहीं की जा सकती। म्यूचुअल बायलेटरल कॉन्सेंट रिक्वायर्ड है। नंबर टू, आपके पास आर्टिकल 62 क्लियरली कहता है कि जो, हाँ एक और बात समझें, जो वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटीज है ना, ये कुछ आपको ग्राउंड्स देती है जिसके थ्रू आप ट्रीटी को ख़त्म कर सकते हैं। उसमें एक ग्राउंड ये भी है कि जी अगर फंडामेंटल सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएं। फॉर एग्जांपल, आप दो लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था इस बात का कि यार मैं जो है आ, आपको कश्ती पे दरिया के इस पार से उस पार छोड़ के आऊँगा पूरे साल के लिए, आप मुझे साल का एडवांस दे दो। अब वो इस तरह का मामला होता है कि वो दरिया ही सूख जाता है, तो फिर इस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सरकमस्टांशियल चेंज, या चेंज इन सरकमस्टांसेस। अब इंडिया ने ये जो पर्टिकुलर ट्रीटी जो इन्वोक की है ना, वो ये इन्वोक की है कि फंडामेंटल चेंज ऑफ सरकमस्टांसेस हो गए हैं, क्योंकि दुनिया बड़ी बदल गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। और चूंकि इसकी इंटरनेशनल लॉ में भी इजाज़त है, तो इस वजह से हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल टेंशन और सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं वो कोर फिजिकल ऑब्जेक्ट ऑफ
जो ट्रांस बाउंड्री वाटर ट्रीटी है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। ये कहीं के भी चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस नहीं है। हाँ, को मुल्क ख़त्म हो जाए या दरिया ही सूख जाए तो फिर समझ आती है कि ये चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस है। फिर इसी तरह कुछ कस्टमरी इंटरनेशनल वाटर लॉ है। कौन से हैं? जैसे कि किसी किस्म की जो आपकी आप इस तरह का एक्ट नहीं कर सकते जिससे क्या हो कि जो लोअर राइपेरियन कंट्रीज़ हैं उनको किसी किस्म का कोई फूड सिक्योरिटी का सामना करना पड़े, वाटर इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़े। इसी तरह वो कोई इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते जिससे लोअर राइपेरियन कंट्रीज़ को सोशियो इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल हार्म हो। इसी तरह जब भी इस तरह का कोई मामला आएगा तो प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल एंड इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात होगी। सो चूंकि ये डिवीजन थी और इसमें ये चीज़ होना थी, तो द ओनली कंट्री विच इज़ एट wrong is India for now. But my question here is, I'll move towards next discussion. Then why we are not able to basically win this case in the real sense? The reason lies in the fact that there is no doubt that currently our stance is legally sound, correct, and strong. But unfortunately, international law is not a strong law as compared to other laws. आपका कोई डोमेस्टिक लॉ है वो तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ। एनी कंट्री हु हैज सम पॉलिटिकल पावर, बिकॉज आप देखो इसमें सैंक्शन करने का आपके पास क्या इख्तियार है? आप अगले कंट्री पे सैंक्शन लगा दोगे। ज्यादा से ज्यादा आप यही कर सकते हो ना, अगले पे अटैक कर दोगे। आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते इम्प्लीमेंट करने के लिए। डिप्लोमेटिकली आप अगले बंदे को, अगले कंट्री को प्रेशराइज कर सकते हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, कंपलसरी चैप्टर मौजूद है जिसमें क्या केस है कि जी आपकी जो यूएन है वो एक कंपलसरी रेजोल्यूशन पास कर सकता है। लेकिन उस केस में क्या हो जाता है? वीटो हो जाता है। आपके पास हजारों एग्जांपल्स हैं। कश्मीर इशू क्यों नहीं रिजॉल्व हो सका जी? हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं रिजॉल्व हो सका जी? हमारे पास जो है 2-4 का प्रोविजन मौजूद है कि कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री पे अटैक नहीं करेगा। क्यों रोज अटैक होता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ इन ट्रू सेंस। जो ट्रेडिशनल लॉ के आपके पास फिलोसफर्स हैं वो कहते हैं ये लॉ नहीं है। ये तो वो कहते हैं कोई इक्विटी है या कि ये फिलोसफी है। इसका कोई बैंडिंग इफेक्ट नहीं है। हाँ, बट ऐसा भी नहीं है कि लॉ बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ जीरो पे चला गया। देर आर सम ट्रीटीज, देर आर सम सैंक्शंस अवेलेबल, देर आर सिस्टम्स डूइंग देयर वर्क। बट ये कभी भी उस तरह से इफेक्टिव नहीं हो सकता जैसे आप कहते हैं कि जी आज एक को सजा कर दो। बट इट हैज सम सेंटिटी अटैच विद इट, जिसको लोग जो हैं ड्यू टू देयर कस्टम्स, ड्यू टू देयर लॉज, इवन जो है ड्यू टू देयर obligations and plus to maintain the international relations, they basically follow it. बट कुछ वहां पर एग्जाम्पशंस ले जाते हैं और यही उसकी वीकनेस को रिफ्लेक्ट करता है। अब इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ हमें सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस नहीं हो रहे, इसी वजह से हमें स्ट्रक्चर, इन्वायरमेंटल और जियो पोलिटिकल चैलेंजेस भी हो रहे हैं। जिसमें सबसे पहला चैलेंज हमारा ये हुआ कि जो इंस्टीट्यूशनल मशीनरी है वो ब्रेक हो गई। इंडियाज जो डिक्लेयर किया उसने बेंस का, उससे पैरालाइज होगी जो परमानेंट इंडस कमीशन है। जब तक रेगुलर मीटिंग नहीं होंगी, टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं होंगे, तब तक ये ट्रीटी की प्राइमरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। दूसरा, वेपनाइजेशन। अब इसको एज अ वेपन यूज किया जाएगा। जब फ्लो ज़्यादा होगा पाकिस्तान के लिए छोड़ दिया जाएगा, जब पाकिस्तान को ज़रूरत होगी तब नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है। फिर कमुलेटिव हमारा स्टोरेज थ्रेट है। एक सिंगल जो है वो इंडियन जो प्रोजेक्ट है वो जो है वो कहीं ना कहीं पूरे को पूरी चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकता है। उसके साथ साथ हमारा जो क्लाइमेट चेंज और डी ग्लेशियलाइजेशन है, हमारा ग्लेशियल मेल्ट, आपने ग्लोव का नाम सुना होगा। इसकी वजह से एक इमिनेंट थ्रेट आ रहा है। ठीक है।
अब प्रॉब्लम क्या सिर्फ इंडिया के पार्ट पे है? प्रॉब्लम हमारे पार्ट पे भी है। हमारे मसाइल मेरे ख्याल से ज्यादा है। इंडिया के स्टांस कुछ पॉइंट पे बिल्कुल ठीक भी हैं। इंडिया ने एक दफा एक फोरम पे ऊपर स्टांस दिया था कि पाकिस्तान पानी जाया करता है क्योंकि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, हमने डैम्स ही नहीं बनाए। वो कहते हैं कि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी जितनी है उससे ज्यादा, उससे ट्रिपल हम पानी छोड़ते हैं। फिर ये क्यों रोते हैं कि हमें पानी नहीं मिलता? एक एक एस्पेक्ट तो ये भी है। और उसकी वजह, पाकिस्तान ने कभी इस चीज पर इन्वेस्ट ही नहीं किया। बड़े पुराने कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे हॉल्ट हुए पड़े हैं। ठीक है। तो व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस फॉर पाकिस्तान? हमें दो चीजों पर काम करने की जरूरत है। नंबर वन, डिप्लोमेटिक और लीगल वॉरफेयर हमें करने की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें डोमेस्टिक वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की पे ऊपर काम करने की जरूरत है। एक तो ये कि हमें, वो बात तो ठीक है कि हमें लिवरेज यूज करना चाहिए इंटरनेशनल फोरम्स का, एकेडमिया का, या फिर रीजनल और जो हमारी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका, कि हम इस ट्रीटी को इन्फोर्स कर सकें। लेकिन जो ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है वो ये है कि हमें अपनी नेशनल स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। हमारे कई मेगा प्रोजेक्ट्स अभी तक बैठे हुए हैं, कहीं फंडिंग की कमी है, कहीं सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, कहीं एथनोलिंगुअल मसले हैं। हमें अपनी स्टोरेज कैपेसिटी फ्रॉम 13.5 टू एटलीस्ट 23.5 लेकर जाने की ज़रूरत है। हमें अपनी एग्रीकल्चर एफिशिएंसी को बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारा 90% वाटर यूजेज जो है वो एग्रीकल्चर में जाता है, जबकि हमारी एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी जो है, इरिगेशन एफिशिएंसी सॉरी, 40% है। तो हमें मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स की तरफ जाने की ज़रूरत है, लेज़र लेवलिंग करने की ज़रूरत है, ड्रिप इरिगेशन फार्मूले की तरफ जाने की ज़रूरत है, सो दैट कि हम जो बिलियंस ऑफ क्यूबिक वाटर है उसको हम सेव कर सकें। हमें अपने सिस्टम्स को बेहतर करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ द बेस्ट पार्ट इज़, आई बिलीव द बेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूशन वो वही है, build more dams, increase your storage capacity. If you will increase your storage capacity, you will be at way better position. आपको पता है पाकिस्तान के पास स्टोरेज कैपेसिटी कितने दिनों की है? 90 डेज की है जी हमारे पास। और ग्लोबल स्टैंडर्ड कितना है? एटलीस्ट 120 डेज। तो हमें थोड़ा सा इसको बढ़ाने की जरूरत है। अब पता है इंडिया के पास, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स के पास कितने दिनों की है? 900 डेज। इजिप्ट 700 डेज। इंडिया 170 डेज। ग्लोबल एवरेज इस वक्त 300 से 400 से। हमारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं जिसकी वजह से हमें जैसे दैमर भाषा डैम है, मोहम्मद डैम है, कुरम तांगी डैम है, नई गाज डैम है, लेकिन इनमें मसाइल हैं। इनको कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। तो ये चीज हमें खुद देखनी चाहिए कि भाई इसके पीछे सिर्फ ये नहीं है कि आप रीजनल, आप सिर्फ इस बात पर रोते रहें कि उन्होंने ऐसा किया। ठीक है। मुबशिर साहब, आप इंडिया इतना ही पानी छोड़ रहा है ऑलरेडी, जो आप जाया कर रहे हैं पहले वो तो पूरा कर लें। मैंने ये तो नहीं कहा कि फिर आप उस पर काम ही ना करें। ठीक है। ये काम आप कर लें तो फिर वो उसकी तरफ रोना शुरू करें। मेरे ख्याल से चाइना के पास भी 180 टू 190 डेज का। दैट इज अनदर कंसर्न, चैलेंज भी है। हमारे पास डैम बनाने के पैसे नहीं हैं, बट जो हमारे डैम चल रहे हैं जिसमें हम पैसा लगा रहे हैं वो भी तो नहीं पूरे हो रहे। उसके अंदर भी करप्शन है, उसके अंदर मसाइल हैं। ठीक है।
सो आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, आपको अपना डेवलपमेंटल बजट देखना पड़ेगा, आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, आपको प्रोजेक्ट्स लाने पड़ेंगे, आपको अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स बेहतर करने पड़ेंगे, आपको सी पैक फेज 2 को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा स्टांस है और एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि डैम्स आर somehow a cause of floods as well। ये असद ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया इस पे। किसी ज़माने में शायद यूपीएससी के अंदर जो है वो पे टेस्ट शायद ऐसे भी आया था। लेकिन बात वहीं की वहीं है कि आपकी ज़रूरत भी है वो पूरी भी ऐसे ही करता है। ठीक है, आप उसकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तो कभी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, वो उसमें मसाइल नहीं होंगे आपके। देखें, हर चीज़ इंटीग्रेटेड है। आप इंटीग्रेशन इस्तेमाल करें। आप देखें, मॉडर्न एक तरफ से तो आप एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्निक्स लाएं। फिर आपके वाटर बैंक्स जितने भी हैं, वाटर कैनाल्स हैं, उसके अंदर किसी किस्म की वो पोरस नहीं होनी चाहिए। अक्सर बांध टूट जाते हैं। आपके पास कई ऐसे पुराने बराजेस हैं जिन पर आज भी ओल्ड मैथडोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। मॉडर्न लेवल चेकिंग टेक्निक्स आप इस्तेमाल करें उसमें। जैसे अभी पंजाब के कुछ जगहों पर जैसे पंजनद है। इसी तरह आई वाज इन झांगवन ड्यूरिंग माय यूटीशिप जब ये फ्लड्स आए थे। सो वहाँ पर एक मॉडर्न मैकेनिज्म डेवलप है। सो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, आप स्मॉल जो स्टोरेज हमारे डैम्स हैं उनकी तरफ आप जा सकते हैं। देर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। अगेन, आप अपना घर पहले बेहतर करें और उसके बाद वो चीज़ें भी साथ साथ लेकर चलें, तब जाकर चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक हो गया। और एक बात आप याद रखें हमेशा, डिप्लोमेटिकली या इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में या ग्लोबल पॉलिटिक्स के फ्रेमवर्क में, आप एक बात हमेशा याद रखें कि देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज। एक चीज परमानेंट है, वो भाई आपका नेशनल इंटरेस्ट है। अगर आपको किसी कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट इस चीज में होगा कि पाकिस्तान में डैम बने, तो फिर ही वो आपके साथ खड़ा हो सकता है इस बात पे, वरना नहीं खड़ा होगा। वो बेशक कोई भी कंट्री है। ठीक है। सो आप हम लोग बहुत उसमें हैं, क्या उसे कहते हैं कि ख्वाब आगोश कहते हैं उसको, क्या कहते हैं जो भी कहते हैं। बहरहाल हम इस डिल्यूजन के अंदर हैं कि पता नहीं शायद कोई आएगा और आकर हमारा कोई काम करेगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। ख्वाब गफलत में। ठीक है, कह रहा है ख्वाब खरगोश। क्या बात है जनाब, आप लोगों की उर्दू की ऐसी फिट किस्म की उर्दू है कि जनाब इलामा साहब भी जो हैं वो तड़प रहे होंगे इस वक्त बैठे कि ये मैं किन के हत्थे चढ़ गया हूँ।